हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम एक वन शॉट वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स के बच्चों चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले याद करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो या इस साल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो या दे रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो पहले चैप्टर पे आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो बेसिकली संबंध क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। संबंध कितने प्रकार की होती है, मेन इंपॉर्टेंट। सबसे पहला संबंध होता है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, अगर आपके पास यदि ए कॉमा ए आर में आ जाता है और ये हर एक कहाँ से आएगा, जो भी आपका संबंध आर दे रखा है ना, वहाँ से आना चाहिए। खुद का संबंध खुद से होता है। उसके बाद सम्मित क्या होता है, अगर यदि ए का संबंध बी से है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ है। और इन टॉपिक पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और ये जो ए और बी है ना, वो सेट से आना चाहिए। ठीक है, हर एक बी के लिए। संक्रामक क्या होता है बेटा, यदि ए कॉमा बी आर से है, बी कॉमा सी भी आर में है, आर मतलब संबंध में है, तो क्या होता है, ए का संबंध भी सी से हो जाता है, होना चाहिए। तब जाके उसे क्या कहते हैं, तब उसे जाके संक्रामक कहते हैं। ठीक है, अगला संबंध है बच्चों तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होती है, अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक तीनों है, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं कि वो संबंध क्या है बच्चों, स्वतुल्यता संबंध है। ये स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक होती है, तीनों होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों। मैंने क्लास 10th और क्लास 12th मैथमेटिक्स पूरी करा रखी है अपने चैनल पर। एक क्वेश्चंस करा रखा है। ये जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसको मैंने डीप समझा रखा। अगर आपको डीप में जानना है तो उसको भी मैंने करा रखा है चैनल पर। आप शुरू से अगर मेरे वीडियो देखेंगे ना, आपको मज़ा ही जाएगा। हर एक टॉपिक मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी डर नहीं लगेगा फिर मैथ से क्लास 12th के। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है एकाकी फलन, फलन के प्रकार। ठीक है, एकाकी फलन, बहुएकाकी, आच्छादक। ठीक है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। एकाकी फलन क्या होता है, अगर हम एक इनपुट रखेंगे तो हमें एक ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये आप जानते हैं बच्चों, आपके पास क्या है बेटा, ये हमारा क्या होता है, डोमेन है, और ये हमारा कोडोमेन है। ठीक है, ये प्रांत है और ये शह प्रांत है। ठीक है, अगर एक इनपुट रखने पर देखो बेटा, यदि fx1 अगर बराबर आ जाता है fx2 के, तो ये तभी बराबर हो सकता है जब x1 बराबर x2 हो। ठीक है, ये दिखाना होता है न्यूमेरिकल करते वक्त। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हम एक इनपुट रख रहे हैं तो हमें अलग अलग आउटपुट मिलता है। 2 पे c मिलेगा। जैसे एक हम ये नहीं हो सकता कि 1 मुझे a दे रहा है, 2 भी मुझे a दे रहा है, तो ये एकाकी फलन नहीं होता। ठीक है, बहुएकाकी फलन क्या होता है, बहुएकाकी फलन इसका उल्टा होता है। जैसे कि ये हमारा प्रांत, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मना करना चाहूँ कि बहुएकाकी फलन क्या होता है, जैसे कि 1 ने मुझे क्या दिया, ए दिया, और 2 ने भी मुझे ए दिया, तो ये बहुएकाकी फलन हो गया। ठीक है, जैसे सपोज करो f1 ने मुझे ए दिया और f2 ने भी मुझे ए दिया, परंतु, ठीक है, परंतु 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग है, लेकिन अलग अलग इनपुट है लेकिन आउटपुट सेम है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, बहुएकाकी फलन है। आच्छादक फलन कैसे दिखाना होता है कि जो आपके पास ये प्रांत है और ये आपका सह प्रांत है, ये x है, ये y है, इसके अंदर जितने भी पद हैं उन सब की जो प्री इमेज है वो यहाँ होनी चाहिए। यानी कि प्रांत किसके बराबर होना चाहिए, परिसर के। जब ऐसी स्थिति आती है तो वो फलन, जिस फलन में प्रांत और परिसर बराबर होते हैं, वो फलन आपका आच्छादक फलन होता है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, यदि कोई फलन, यदि कोई फलन, आपका कोई फलन है बेटा, वो एकाकी भी है, ठीक है, और आच्छादक भी है। ठीक है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो वो फलन आपका क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा।
यानी कि अगर आपका कोई फलन f है, ठीक है ना, जो कि a से b में जा रहा है, तो f इनवर्स क्या फलन होगा, वो फलन होगा f इनवर्स क्या होगा, वो b से a में जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन कैसे निकालते हैं, जो आच्छादक निकालने के लिए जो प्रोसीजर होता है ना, हम fx को क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, fx बराबर दे रखा है x प्लस 3, तो y बराबर x प्लस 3 मान लेते हैं, और यहाँ से हमें x का मान निकालना होता है, x बराबर आ जाता है y माइनस 3, यही हमारा व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। ठीक है, और उस स्थिति में क्या होता है ना, उस स्थिति में क्या होता है, अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है, तो अगर दो फलन है, सपोज करो g और f, तो g ऑपरेशन fx करोगे तो वो x के बराबर आएगा, या f ऑपरेशन g करोगे, gx करोगे तो भी वो x के बराबर आएगा। ठीक है, तब होता है वो व्युत्क्रमणीय फलन। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक द्वि आधारित सक्रिय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, ये सब आपसे पूछता है। बाइनरी ऑपरेशन में पहला जो चीज़ है, बाइनरी ऑपरेशन होती क्या है। ठीक है, इस पर तो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ोगे बीएससी बीटेक में, एक अलग से बुक भी आती है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में समझा रखा है, मैंने वो जो बोल रहा हूँ ना, तो क्रम विनिमय में क्या होता है, अगर आपके पास दो पद हैं, एक ए है और एक बी है, और अगर इनमें कोई ऑपरेशंस लगा रहे हो आप, तो वो किसके बराबर होगा, बी ऑपरेशन ए। ठीक है, ए ऑपरेशन बी करो, बी ऑपरेशन ए करो, आगे पीछे से करो, लेकिन मान बराबर आएंगे। और ये जो ए और बी होता है, ठीक है, वो सेट से आता है, जो भी आपको सेट दिया होगा। ओके, मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में। साहचर्य क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी किसके बराबर होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। और हर एक ए बी सी कहाँ से आता है, दिए गए सेट से आता है। ठीक है, पहले ए और बी का लिया, उधर क्या लिया, बी और सी का पहले लिया, लेकिन ये बराबर है। तत्समक अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव होता है, ई कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ये सेट में होगा, जो भी सेट क्वेश्चन मेंशन करेगा। तो क्या होता है ना कि ए ऑपरेशन ई ए के बराबर आ जाता है, चाहे ऑपरेशन आप आगे से लगाओ या पीछे से। ठीक है, और हर एक ए आपका सेट से ही आना चाहिए। प्रतिलोम क्या आता है, अगर आपके पास कोई अवयव है, उसका व्युत्क्रमणीय ऑपरेशन करोगे ए इनवर्स से, तो आपको क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी देनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होती है, चाहे ऑपरेशन आप आगे से करो, चाहे ऑपरेशन आप पीछे से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जो सेट होगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है बच्चों, ये जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन ए इनवर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बता रखी है चैप्टर नंबर 1 में, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, द्वितीय चैप्टर आपका। सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है ये वाला, इसे आप याद कर लीजिए। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में, और साथ ही साथ बच्चों इस पर जो है ना, जब आप मुख्य मान निकालते हैं, जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। अगर कई बच्चे ये मेंशन नहीं करते हैं, अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे, डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। 2 नंबर का तो 1 नंबर मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि साइन इनवर्स का प्रांत कहाँ तक और परिसर कहाँ तक है। ठीक है, इसे याद कर लो, ये हमेशा ज़िंदगी भर काम देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस के टेन इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स होता है। देख रहे हैं, उसके बाद आ जाओ सेक इनवर्स, ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स, और कॉशेक इनवर्स होता है माइनस के कॉशेक इनवर्स। एक टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ, जिसमें भी कॉस का सेंस लगेगा ना, वहाँ पाई करके ज़रूर आएगा। जैसे देखो कॉस यहाँ पाई माइनस का हो गया, ठीक है, ये देखो कॉट का यहाँ पर सी करके, तो ये याद कर लो, थोड़ा ट्रिक बना के याद किया करो, है ना, ज़्यादा टफ तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस पर भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट 1 नंबर में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स क्या होता है, पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। ये 3 सूत्र हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद ये नोट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल से देखो बच्चों, यहाँ पर
साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉशेक इनवर्स है। इस पे भी बहुविकल्पी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। और कॉशेक इनवर्स 1/x होता है साइन इनवर्स। एक याद करोगे, एक के साथ एक फ्री, ठीक है ना। कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है? शेक इनवर्स एक्स। या फिर शेक इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉश इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स। या फिर कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स। ये सब आपके एनसीईआरटी में है फॉर्मूले, ठीक है। ये कुछ जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 - एक्स वाई। एक्स और वाई के गुणा करोगे तो एक से छोटा आएगा, और अगर माइनस लगता है तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ओके, अगर एक्स वाई का मान एक से गुणा करने पर एक से बड़ा आता है ना, उस केस में फॉर्मूला ये होता है, पाई जुड़ जाता है, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 - एक्स वाई। तो इसका इस्तेमाल ना के बराबर है, हुआ ही नहीं कभी है, ठीक है। फिर भी आप मेंशन कर सकते हो। इसका भी इस्तेमाल होगा 2 tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स के पदों में ये होता है 2x/1 + x²। चैप्टर नंबर 5 में भी ज़रूरत पड़ेगी। 2 tan इनवर्स कॉस के पदों में ये सूत्र होता है, और 10 के पदों में ये होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है। यहाँ पर 1 - x² है। अगला प्रश्न आपको मिलेगा साइन के पदों में, ठीक है ना। तो वो आपका क्वेश्चन जो फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस लगेगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है? साइन इनवर्स यहाँ आ जाएगा एक्स अंडर के अंदर 1 - y², यहाँ y² आ गया तो प्लस में y लगाओगे अंडर पे 1 - x²। प्लस है तो प्लस लगेगा यहाँ पर, और माइनस है तो माइनस लगेगा यहाँ पर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस, देखो कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? इधर कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स गुणा वाई, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। और अंडर रूट में 1 - x² गुणा 1 - y², ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो फॉर्मूला है इसे पे डब्बे में बंद कर लेना, लिखते रहना बेटा आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा। कक्षा 11 में पढ़ के आए हो। 1 - cos थीटा का 2 cos थीटा क्या होता है? 2 sin² थीटा/2, और 1 + cos थीटा बाई क्या होता है? 2 cos² थीटा/2। इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है क्या बेटा? आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका और मैट्रिक्स है ना, आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? एलिमेंट्स को जब एक रो पंक्ति में और स्तंभ के रूप में बिठा के रखते हैं अरेंज करके, ठीक है, तो उसे कहा जाता है आव्यूह, ठीक है। यहाँ पर ए जो है कैपिटल लेटर से लिखा है, आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका है, और ये जो AIJ लिखा हुआ है हमने, ठीक है, ये अवयव को बताता है, ठीक है, ये जो अवयव को बताता है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ पर अवयव। जैसे कि अगर मैं A11 बोलूँ तो इसका मतलब क्या है? पहला होता है आपका पंक्ति, दूसरा होता है स्तंभ। रो कॉलम अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा से हम कनेक्ट कर पाओगे। इसका मतलब होता है पहले रो का पहला मेंबर। ये मैंने 1 2 लिखा, इसका मतलब होता है पहले रो का दूसरा मेंबर, ठीक है। कोटि पूछते हैं आपसे, कोटि क्या होती है? रो गुणा कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ, ठीक है। तो जगह मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी, देखो बच्चों, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, तो इसमें कितने रो हैं? 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3 × 2, 6 नहीं बोल सकते, 6 इसमें अवयव हैं। कोटि 3 × 2 ही रहने दोगे, 3 × 2 6 मत लिख देना, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बेसिक चीज़ आप पढ़ी रखे हो। आव्यूह पर सक्रियाएं जैसे जोड़ना घटाना, आप आव्यूह को जोड़ या घटा तभी सकते हो जब उनकी जो ऑर्डर होती है, कोटि होती है, वो समान हो। जब आव्यूह की कोटि समान होगी, ऑर्डर समान होगा, देखो एक ए आपका एक मैट्रिक्स है जो 2 × 3 ऑर्डर का है, एक आपका बी मैट्रिक्स है जो आपका 3 × 2 ऑर्डर का है, तो ये नहीं जुड़ सकती क्योंकि ये समान नहीं है। अगर ए आपका 2 × 3 ऑर्डर का है, बी भी आपका 2 × 3 ऑर्डर का है, तो इसे आप जोड़ सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है। ये सब आप जानते हो, बेसिक चीज़ें। उसके बाद अगर 2 मैट्रिक्स की आपको गुणा करनी है, ये ए है ये बी है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के मान लो कि इसका ऑर्डर है क्या? m × n,
और इसका ऑर्डर मान लेते हैं P क्रॉस Q। तो ये वाला चीज़ बराबर होगा तभी होगा। सपोज करो एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ऑर्डर है 2 गुणा 3, और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है 3 गुणा 4। तो क्या इसका गुणा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि इधर और इधर बराबर है। जो AB मैट्रिक्स आप निकालोगे तो उसका ऑर्डर होगा 2 गुणा 4। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है। एक बार मेरी वीडियोस एक बार खोल के ज़रूर देखना। ठीक है, पसंद ना आए मेरी वीडियो डिसलाइक कर देना। ठीक है, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा, लेकिन एक ट्राई ज़रूर करना मेरे वीडियोस को। ठीक है, अदिश गुणा अगर करते हैं, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज करो ये मैट्रिक्स है मेरे पास A1 A2 A3 A4, और इसको मुझे 3 से गुणा करना है। तो 3 सब में गुणा होगा, 3A1 3A2 3A3 3A4। ये नहीं कि सिर्फ एक पद में गुणा होगा, नहीं, सारे एलिमेंट्स में गुणा होता है। ठीक है, कुछ और इसमें गुण है, जैसे कि K कोई कांस्टेंट है और A और B आपके मैट्रिक्स हैं, तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा। गुणा हो रहा है ABC, जनरली AB और B आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन 3 पद है ऑर्डर, जैसे ABC है ना, आपने पहले AB का किया फिर C है, और अगर आप BC का कर रहे हो और फिर उसके सामने AC कर रहे हो तो ये बराबर होंगे, लेकिन AB बराबर BA नहीं होगा कभी भी। ऐसे देखो, अगर B प्लस C है, ये A है, इसे कहते हैं किधर, लेफ्ट में ना, तो इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहाँ C से राइट से हो रहा है गुणा, तो इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद I क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो AI बराबर IA होता है और ये A के बराबर होता है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स के प्रकार मैंने जनरली नहीं लिए हैं। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ मैं बच्चों कि आपको मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ आता ही, आसान सा चैप्टर है। ठीक है ना, जैसे कि वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, बेसिक सा चैप्टर है। अवयव की तुलना टॉपिक की अगर मैं बात करूं, लिया है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं लिया मैंने, इजी चीज़ है तो वो मैंने नहीं लिया। आशा करता हूँ आपको आता ही होगा ना कि विकर्ण अवयव क्या होता है ना, ये सब चीज़ तो पता ही होगी। इधर फॉर्मूले की बात हो रही है ना। अवयव की तुलना अगर आपके पास 2 अवयव हैं, जैसे सपोज करो ये x, ये 2, ये 3, ये y है, और यहाँ पर है 2 2 3 3, तो आपसे पूछे भैया x क्या होगा, x 2 होगा, y कितना होगा, 3 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। ठीक है, अगर 2 मैट्रिक्स बराबर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की आप तुलना कर सकते हो। परिवर्त अवयव क्या होता है, रो का कॉलम बन जाता है, कॉलम का रो बन जाता है। जैसे सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स A है, यह है 2 3, यह है 1 4। ठीक है, अगर इसका मुझे परिवर्तन निकालना, जैसे अंग्रेजी में ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, डैश से दर्शाते हैं, तो ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो है जो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये होता है परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके कुछ खास गुण होते हैं, जैसे एक ट्रांसपोज निकाला आपने, परिवर्त निकाला, उसका फिर से परिवर्त निकालोगे तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ K से गुणा किया, K और ये A मैट्रिक्स है और उसका आप डैश निकाल रहे हो, तो K नॉर्मल ही रहेगा और A डैश आ जाएगा। डैश मतलब ट्रांसपोज। A प्लस B का डैश निकालोगे तो A डैश प्लस B डैश के बराबर आएगा। A B गुणे में डैश निकालोगे तो B डैश A डैश के बराबर आएगा। B डैश पहले गुणे A डैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सममित अवयव क्या होता है, यदि A डैश A के बराबर आता है तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं, और अगर A डैश माइनस A के बराबर आता है तो उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। अगर कोई अवयव उसका आपने ट्रांसपोज किया और वो A के बराबर आ रहा है तो सममित है, फिर से अगर आपने वो माइनस A के बराबर आ रहा है तो वो विषम सममित है। ठीक है, किसी भी अवयव को अगर आप सममित के योगफल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हो, A प्लस A डैश बट्टे में 2, और विषम सममित के लिखना है तो A माइनस A डैश बट्टे में 2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ये आप लिख लेना। सिंपल आप चीज़ें हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑपरेशंस हम करते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ऑपरेशंस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ऑपरेशंस के द्वारा A इनवर्स निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, बोलता है प्रारंभिक सक्रियाओं का प्रयोग करके A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसमें आप ऑपरेशंस लगा रहे हैं, अगर आप रो से शुरू कर रहे हैं तो आप सारे में रो से ही करना पड़ेगा। अगर हम कॉलम से शुरू कर रहे हो तो सब में कॉलम वाले ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना मैट्रिक्स में। परंतु डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है।
डिटरमिनेंट में आपकी दो जो मर्जी है, रो भी लगाओ कॉलम भी लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे व्युत्क्रमणीय अवयव। देखो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये बी से गुणा करने पे आई के बराबर आता है, तो ये बी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई कब आता है, जब ए को ए इनवर्स से गुणा करेंगे तभी आई आता है। तो यहाँ ए इनवर्स की जगह क्या है, बी है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और एक बच्चों एक बात मेरी याद रखना बेटा, आप 12th में हो, अगले साल जो आप जाओगे एग्ज़ाम देने कॉलेजेस में, तो वहाँ पे जो बुक आपको मिलेगी ना, सारी इंग्लिश में होगी। मैं हिंदी मीडियम का था, जब मैं पहली बार मेरे हाथ में किताब आई थी ना, बहुत दिक्कत हुई थी। तो देखो बेटा, दिक्कत ना हो तो अभी से हैबिट में डाल लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, और एक नोट कर लो बेटा, ए बी, देखो ए बी इन्वर्स जो होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है ना। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर ये जो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ देख लो, जो ए बी इन्वर्स होता है ना, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, ये नोट करके लिख लेना। प्रारंभिक रूपांतरण से जब क्वेश्चन करते हैं, ए है, आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उसका आपको क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ए रखेंगे, यहाँ आई रखेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से हल करते हैं कि इधर जो ए होता है उसको हम आई बनाते हैं, तो इधर ऑटोमेटिकली हमारा क्या बन जाता है, ए इन्वर्स। ये प्रारंभिक रूपांतरण से ए इन्वर्स निकालने के लिए लगभग हर साल क्वेश्चन आता है कि नहीं, हर साल आता है। तीसरा चैप्टर हो गया, अब आते हैं चौथे चैप्टर में। चौथे चैप्टर क्या है, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, जितने भी पद होते हैं, जितने रो होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है ना, तो m और n आपस में बराबर होगा, और ये वर्ग अवयव होता है एक। अगर आपसे कोई पूछे भाई डिटरमिनेंट्स क्या होता है, डिटरमिनेंट एक ऐसा वर्ग अवयव है जिसे हल करने पर एक अंकिक मान हमें मिलता है, क्योंकि इसका हम प्रसरण कर सकते हैं, और प्रसरण जब करेंगे R1 के सापेक्ष, कॉलम के सापेक्ष, तो हमें कोई एक अंकिक मान मिलता है। ठीक है ना, अंकिक मान मिलता है। जैसे यहाँ ये वाला पद A11 है, ये 12 है, ये A13 है, नेक्स्ट A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। जब आप प्रसार करते हो तो ये वाला प्लस का होता है, ये नेगेटिव का, ये प्लस का, नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस, ऐसे चलता रहता है। प्रसार करना आता ही होगा, है ना। प्रसार जब करते हैं R1 के सापेक्ष करना है, तो ये पहला रो पहला कॉलम कटेगा, इसके गुणा इसके साथ, ये बाहर आ जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी। ठीक है, MCQ में 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नोट करके मैंने लिख दिया है। देखो अगर सपोज करो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई सारणिक है जिसका ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस n। n क्रॉस n क्यों लिखा, क्योंकि रो और कॉलम बराबर होते हैं, है ना। सपोज तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है के ए मॉडुलस, तो के की घात में क्या आ जाएगा, n-1, जितना भी ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3, तो n हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3-1 मॉडुलस ए। मॉडुलस ए को डिटरमिनेंट ए कहते हैं। और एक सूत्र होता है जो एडजॉइंट ए का मॉडुलस होता है ना, वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ए का पावर n-1 होता है। ये भी याद कर लेना है। ये 2 MCQ हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। ठीक, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की मदद से, त्रिभुज के 3 बिंदु होते हैं ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इस सूत्र से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उसके बाद ए इनवर्स निकालने के, जैसे उप सारणिक सैखंडज निकालना होगा ना, सब कुछ सिखा रखा है। प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन है, सब कुछ पढ़ा रखा है, क्योंकि आप तो बस फॉर्मूला देख रहे हो ना। ए इनवर्स का क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस है। ए इनवर्स तभी निकल सकता है जब इस ए का मान 0 ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो उसका हम क्या नहीं निकाल सकते, उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पूछे, अस्तित्व के लिए पूछता है। अस्तित्व का मतलब चले चेक करना होता है मॉडुलस ए। अगर मॉड ए का मान 0 आता है तो अस्तित्व नहीं है, अगर नॉन 0 आता है, 0 के अलावा प्लस में माइनस में कुछ भी आता है तो अस्तित्व है। फिर अवयव विधि से हल, जैसे आपके पास 3 समीकरण दे देगा, सपोज करो 2x + y + z बराबर 2, x - y + 3z बराबर 1, 7x + 2y + 3z बराबर 2, ऐसा कुछ दे दिया। तो यहाँ पर आपको इस विधि से आपको हल करना होता है, ax बराबर b। ठीक है, x क्या होता है आपका, x y z,
ए क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, ये चीज़ पता ही होगी आपको, है ना। ए क्या हो जाता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 2 1 1, यहाँ से गुणज 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, यहाँ से 7 2 3, ये सब तो पता ही होगा आपको, मैं तो बस सूत्र बता रहा हूँ बेटा, ये सब कुछ पढ़ा रखा है। एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, 22 क्या है आपके पास 2 1 2, ठीक है ना। फिर हल करते हैं, इधर ए इनवर्स आ जाता है, पहले हमें इस ए का क्या निकालना होता है, ए इनवर्स, फिर जो ए इनवर्स आता है उसको 22 के साथ गुणा करते हैं, फिर तुलना करते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। सारणी का गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्नावली 4.2 से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे पहला गुणधर्म क्या है, किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे ये हमारे पास एक सारणी है, ठीक है, यहाँ पर A1 A2 A3 है, ठीक है। मैंने इसको ना यहाँ कर दिया और इस वाले को इधर कर दिया, देखो चेंज कर दिया, रो को कॉलम, कॉलम का रो कर दिया, तो इसका अगर सपोज करो इसका मान 5 आ रहा है ना, तो इसका मान भी 5 आएगा। मतलब सारणिक में अगर आप रो कॉलम को चेंज कर रहे हो, परिवर्तित कर रहे हो, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या पहला गुणधर्म कह रहा है, ठीक है। दूसरा गुणधर्म क्या है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां परस्पर परिवर्तित की जाए, सपोज करो हमारे पास एक सारणी है ए है, ये है 1 2 3 5 6 7 8 9 10, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये ऐसा लिख दिया। अब आप चेंज कर रहे हो, किसी दो को चेंज कर रहे हो, कह रहे हैं एक सारणी की कोई दो पंक्तियां को परस्पर, पंक्तियां या फिर स्तंभ कोई दो, जैसे ये R1 है, ये R2 है, चेंज कर रहे हैं हम, तो अगर एक बार जितनी बार चेंज करोगे परस्पर उतना नेगेटिव बाहर आ जाएगा। सारणी है ना, सारणी का चिन्ह लगाओ, जैसे कि R2 ऊपर चला गया, R1 को हम नीचे ला रहे हैं, तो यह नेगेटिव लग जाएगा। एक बार चेंज किया, एक नेगेटिव, दोबारा से परस्पर चेंज करोगे फिर नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां समान है, कोई सारणी है दो पंक्तियां या फिर रो समान है, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो मैंने ये लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 3 3 2 3, R1 और R3 समान है, तो इस सारणी का मान 0 आएगा। गुणधर्म 4 क्या है कि अगर एक सारणी की किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k गुणा हो जाता है। जैसे ये हमारे पास सारणी है, इसको मैंने k से गुणा कर दिया एक पद में, ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे ना, तो ये जो जिससे आपने गुणा किया वो बाहर आ जाएगा, और जो इसका पहले मान सपोज करो 5 था, तो ये 5 k आ जाएगा, ठीक है। 4.2 प्रश्नावली जो मैंने कराया है ना, इस टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इस गुणधर्म, अभी तो मैं जल्दी जल्दी में समझा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने आराम आराम से जो को समझा रखा है, ठीक है। ऐसे ही अगला है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ सभी अवयव दो या अधिक के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये देखो A1 लैम्डा 1 A2 लैम्डा 2 A3 लैम्डा 3, इस तरीके से है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है वो यहाँ आ गया, और बाकी के नीचे के जो पद है वो सेम रहे, तो मैं तोड़ के लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। छठा गुणधर्म क्या कहता है बच्चों, कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। मतलब अगर ऑपरेशंस लगा रहे हो आप कोई, जैसे हम बदलते हैं ना सारणिक में कि C1 को चेंज कर रहे हैं C1 + 2 C2 से, तो सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारणिक का मान वही रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो ये चैप्टर नंबर 4 भी हो गया। अब आते चैप्टर नंबर 5, सात्यंत एवं अवगलनीयता। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो और सारे सूत्र मैंने लिए हैं यहाँ पर। बाय द वे अगर एक आध सूत्र रह जाता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उन सूत्रों को कमेंट में आपको बता दूंगा। बाय द वे एक आध मिस हो सकते हैं, बाकी मैंने लगभग सबको लिए हैं, ठीक है। सात्यंत और अवकलनीयता पर ये जो टॉपिक है लिमिट्स वाला, ये कक्षा 11 में पढ़ चुके आए हो, ठीक है ना। जैसे किसी फलन का मान क्या होता है, जैसे x = 1 पे चेक करना तो वो fa से प्रदर्शित किया जाता है, वो एग्जैक्टली मान देता है, परंतु लिमिट पे हम क्या देखते हैं, आसपास के मान को देखते हैं कि वो मान उस तक जा रहा है, टेंड्स कर रहा है। जैसे फलन की सीमा अगर हमें चेक करनी है, लिमिट्स कहते हैं अंग्रेजी में x = a पर, तो लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन x l है ना,
तो ये एल की तरफ जा रहा है, उसके आसपास है, एग्जैक्टली मान नहीं होता ये। ठीक है, सात्यंत जब हम चेक करते हैं तो क्या होता है, अगर किसी बिंदु पर कोई फलन सात्यंत है या नहीं है, अगर कोई फलन कांस्टेंट नंबर देता है तो वो सतत होता है, या फिर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू बराबर होती है, तब जाके वो सतत होता है। देखो राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, RHL जिस पॉइंट पे हम बोल रहे हैं ना उससे ज़्यादा देखते हैं फंक्शन, क्वेश्चन करा रखे हैं आपको पता होगा। जैसे ए पे चेक करना है तो ए से ज़्यादा देखते हैं, ए से ज़्यादा के लिए फलन क्या है fx, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, ये बेस्ट है। और LHL का क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू फंक्शन a माइनस h। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपको चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है, उसके लिए क्या होता है, सतत के लिए क्या होता है, सतत के लिए जैसे x बराबर a पे हमें चेक करना है सतत है कि नहीं है, तो क्या होगा, LHL किसके बराबर होगा, RHL और फंक्शन a, ये तीनों बराबर होंगे तब जाके वो सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। सीमा का अस्तित्व कब होता है बच्चों, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो और उस, ठीक है, तब जाके उसका अस्तित्व होता है, अदरवाइज सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। कुछ रिजल्ट है लिमिट के, जैसे कि लिमिट, ठीक है, दो फंक्शन अगर जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो लिमिट इनके साथ अलग अलग आ जाती है। अगर कोई किसी चीज़ कांस्टेंट से गुणा करोगे तो कांस्टेंट वाला बाहर आ जाता है, फंक्शन के साथ लिमिट आ जाती है। गुणा करोगे दो फंक्शन के साथ तो इसके साथ भी लिमिट आएगा और इसके साथ भी लिमिट आएगा, भाग करोगे तब भी लिमिट आएगा, लेकिन भाग वाले में इस लिमिट का मान कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं लिमिट के लिए जो ज़रूरी होते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x होता है तो इसका मान e होता है। e का जो मान होता है लगभग 2.73 है। ठीक है, e जो है एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं ना वो धनात्मक फंक्शंस होते हैं, वो कभी माइनस में नहीं होते, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है, जैसे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा sin x अपॉन x, लिमिट, ठीक है ना, 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसका मान 1 होता है। ये रिजल्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवकलज प्रथम सिद्धांत कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। ठीक है, एवरेज कोई फंक्शन है डी बाई बटा डी एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, क्या होता है, जैसे x बराबर a पे चेक करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस फंक्शन है बट्टे में h। ये मान अगर कोई फाइनाइट वैल्यू देता है और उस लिमिट का अगर अस्तित्व है तो डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ है, कक्षा 11 में भी पढ़ के आए हो। अब आते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है आपके साल 12th में। तो जैसे x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1, लॉग x का अपकलज होता है 1 बट्टे x, अचर पद का अपकलज 0 होता है, e की पावर x का अपकलज e की पावर x होता है, साइन x का अपकलज cos x होता है, cos x का अपकलज माइनस के साइन x होता है, tan x का अपकलज sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, और ए की पावर x का अपकलज ए की पावर x इंटू में लॉग है, और जो भी x होता है ना उसका फिर से अपकलज होता है इंटू में। अगर लॉग ax है तो 1/x होगा, फिर लॉग a बेस पे e आ जाएगा, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस के cos x स्क्वायर x होता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस फॉर्मूला को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा बेटा आप लोगों के लिए। आप लोगों को तो फटाफट लग रहा है वीडियो बन जा रहा है, लेकिन इसको लिखने में बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है मुझे, तो प्लीज़ इस एक एफर्ट के लिए लाइक तो बनता है ना। अगले प्रश्न में आ जाइए, ये आप पढ़ ही चुके हैं कक्षा 11 में। साइन इनवर्स एक्स का अपकलज 1/1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का बस यहाँ माइनस लग जाता है, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट होगा तो माइनस लग जाता है, मतलब एक के साथ एक फ्री। सेकेंड इनवर्स का क्या होता है 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एक्स, और कॉसेक के लिए बस माइनस लग जाता है। तो ये दो और ये दो सेम टाइप के हैं, एक के साथ एक फ्री। ठीक, अगर आपके अवकलज कर रहे हैं और अंश बट्टे हर में है, इसका सूत्र क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। या फिर आपके पास दो फलन है, जब अवकलज कर रहे हो तो फर्स्ट इंटू सेकंड किसी को भी मान सकते हैं, पहला वैसे के वैसा गुणे दूसरे का अवकलज
प्लस दूसरा वैसा का वैसा गुणे पहले का अवकलज। ठीक है। और एक नोट याद रखिएगा कि जो प्रत्येक बहुपदीय फलन, बहुपद क्या होता है आप जानते हैं, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक बहुपदीय फलन सतत और अवकलनीय होता है। ठीक है, सतत और अवकलनीय होता है। इसका यूज़ कहाँ होगा? रोलेस के प्रमेय में और मध्यमान प्रमेय वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपका आएगा। पहला रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय बहुत सिंपल है। अगर कोई फलन सतत है क्लोज इंटरवल में, अवकलनीय है ओपन इंटरवल में, और एफ ए का मान एफ बी के बराबर है, फंक्शन आपको दिया होगा प्रश्न में, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और अंतराल भी दिया होगा, तो जो फंक्शन दिया हो उसका एक बार अवकलज करते हो और उसको 0 के बराबर रखना है, और हल करने पे जो सी का मान है ना वो इसके बीच में होना चाहिए। जो इंटरवल दे रखा है भी उस ओपन इंटरवल के बीच में होना चाहिए। जब इन सबको वो संतुष्ट करेगा तब जाके वो रोले के प्रमेय को संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट, मध्यमान प्रमेय। पहले दो स्टेटमेंट सेम होते हैं। अगर कोई फलन सतत है क्लोज इंटरवल में, अवकलनीय है ओपन इंटरवल में, और एफ डैश सी मतलब जो भी फलन दिया है उसका आप एक बार अवकलज करोगे तो वो क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए। हल करोगे सी का मान आएगा, सी का मान इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मध्यमान प्रमेय संतुष्ट है। ठीक। कुछ और फॉर्मूले हैं जैसे लॉग वाले आएंगे। लॉग एम बट्टे एन क्या होता है? लॉग एम माइनस एन। लॉग एम प्लस एन क्या होता है? लॉग एम प्लस एन है, ये गुणे में आ जाएगा। लॉग एम इंटू एन प्लस में होगा तो गुणे में लग जाता है। फिर देखो यहाँ पर लॉग एम की पावर एन है तो एन लॉग एम जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है। और लॉग ए की पावर पी है तो लॉग एक बेस खुद से बनाया, यहाँ पी ऊपर रहेगा, और लॉग बी और जो ये ए है वो ऊपर आ जाएगा। लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग ई का मान 1 होता है, ये आप जानते ही हैं। अगर आपका पैरामीट्रिक फॉर्म आता है, सपोज करो पैरामीट्रिक थीटा है, अगर आपको डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना, वही आपका थीटा के फॉर्म में है, एक्स आपका थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होता है? डी वाई बट्टे डी थीटा बट्टे में डी एक्स अपॉन डी थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। यहाँ पैरामीट्रिक हमारा थीटा है, कुछ और भी हो सकता था यहाँ पर, है ना, वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, टी भी हो सकता था। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं। रेट ऑफ चेंज हमें निकालना होता है। कोई हमारे पास फंक्शन है उसका हमें परिवर्तन निकालना है। जैसे ये कोई हमारे पास y है, कोई राशि है, उसका हमें परिवर्तन निकालना है x के सापेक्ष। तो डी वाई बटे डी एक्स हम प्रेजेंट करते हैं, इसे रेट ऑफ चेंज कहा जाता है अंग्रेजी में। राशि में परिवर्तन की दर है ये। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि बेलन, वृत्त, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेसिक चीज़ें कक्षा 9 से आपको पता ही है, फिर भी मैंने लिखा दिया है। जैसे कि बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच ब्रैकेट में एच प्लस आर बेलन का, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई आर, जानते ही होंगे आप। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप छोटे बच्चे नहीं हो बेटा, 12th में पढ़ते हो तो समझ ही रहे होगा कि कैसे क्या होता है। मैं आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता, ठीक है ना, कि घंटों लंबे लंबे वीडियो बनाऊँ, ऐसा नहीं करना चाहता, समय बहुत कीमती है। क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल बाहर से पाई आर एल और नीचे से वृत्त प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। और आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वर्धमान ह्रासमान फलन की बात कर लेते हैं। कोई फलन आपको दे रखा है, निरंतर वर्धमान कब होगा? लगातार बढ़ रहा है जब उसका मान स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, एकदम पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर 0 है या 0 से बड़ा है तो उसे वर्धमान फलन कहेंगे, निरंतर वर्धमान नहीं कहेंगे, ठीक है। चित्र से आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ गया फिर जुगा फिर बढ़ा। निरंतर ह्रासमान, अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से कम है, लगातार घट रहा है तो निरंतर ह्रासमान है। 0 से कम है तो सिर्फ ह्रासमान है, जैसे ये फिर ये फिर ये, चित्र से पता लग गया। अब हम बात करेंगे स्पर्श रेखा का और अभिलंब के समीकरण की बात हम करेंगे। देखो बेटा, ये मैंने अरे यार, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये मेरा एक वक्र है, इसको टच करते हुए गए स्पर्श रेखा कहेंगे और इस पर यह अभिलंब है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 बिंदु हैं तो ढाल कैसे निकालते हैं? y2 - y1 बट्टे में x2 - x1, कक्षा 11 में पढ़ के आए हो। अगर आपके पास वक्र आता है तो वक्र में dy बट्टे dx करोगे
आपको प्रवणता मिल जाएगी अवकलज करने पर। कोण दिया हुआ है tan थीटा आपकी प्रवणता होती है। ठीक है, अगर आपको प्रवणता मालूम है और एक बिंदु मालूम है तो स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाते हैं। y माइनस वाई वन जो बिंदु दिया होगा ना, जैसे x1 y1 बोल देते हैं, जो बिंदु आपको दिया होता है y माइनस वाई वन, m आपकी क्या होती है प्रवणता, x माइनस x1। अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए अभिलंब की प्रवणता निकालनी पड़ती है। अभिलंब की प्रवणता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, वो होता है माइनस के 1/m। और ये m क्या होता है, ये वाली प्रवणता, वो बट्टे में रख दोगे तो आपको अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। अभिलंब की प्रवणता मिलने के बाद अभिलंब का समीकरण मिल जाता है। बिंदु वही रहता है, बदलता सिर्फ क्या है, प्रवणता बदलती है। ये m आ जाता है यहाँ पर, तो अभिलंब का समीकरण हो जाता है। इस पर आधारित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक होगी, आगे बढ़ते हैं। सन्निकटन, सन्निकटन मान आ सकता है, सन्निकटन त्रुटि आ सकती है। ठीक है, प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न है, आएगा एक। ठीक है, जैसे एफ एक्स प्लस डेल एक्स जो भी फंक्शन होता है उसको हम एक्स प्लस डेल एक्स के रूप में तोड़ते हैं, तो ये होता है फंक्शन एक्स प्लस एफ डैश एक्स करोगे एक बार और डेल एक्स, ये सूत्र होता है सिंबल में। और सन्निकटन त्रुटि किसी भी चीज़ का निकालना है, जैसे किसी भी चीज़ की आयतन में त्रुटि, क्षेत्रफल में त्रुटि, तो जैसे ये आयतन की त्रुटि की बात कर रहे हैं तो डी वी जो है क्या होगा, डी वी बट्टे डी आर हो जाएगा इंटू डेल आर, जिसके सापेक्ष बोलेगा। ठीक है, प्रश्न करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है सीमांत आय करके क्वेश्चन, वो मुझसे छूट रहा है। सीमांत आय, सीमांत आय में क्या होगा, आपको आर एक्स करके एक समीकरण दिया होगा, आपको एक बार क्या करना है बच्चों, उसका अवकलज करना है आर डैश एक्स, और एक्स के जगह पर आपको मान रख देना है, जो भी एक्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो मान रख दोगे, आपको आपका सीमांत आय मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है उच्चतम एवं निम्नतम। उच्चतम निम्नतम निकालने की दो विधि हैं, एक तो प्रथम विधि है। प्रथम विधि में क्या होता है, जब आपके एक्स के मान 2 या 2 से ज़्यादा आते हैं तो प्रथम विधि लगाओ, और जब सिर्फ एक वैल्यू आती है, सिंगल वैल्यू, एक्स का सिर्फ एक ही मान आता है, तो हम द्वितीय विधि लगाते हैं। प्रोसीजर क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको एक फलन दिया होगा, आप एक बार अवकलज करोगे, उसको 0 के बराबर रखोगे, आपको एक्स के मान मिलेंगे, सपोज करो 2 या 2 से ज़्यादा मान मिले, आप वहाँ से इंटरवल बनाओगे। ठीक है, फिर वो मान आप यहाँ रखोगे एफ डैश एक्स में। ठीक है, अगर मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है एफ डैश एक्स का तो उच्चतम आएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में ख़त्म हो रहा है सपोज लास्ट में, तो वो निम्नतम देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तब वो निम्नतम देगा। फलन कैसा होगा वो पता लग गया। फलन का उच्चतम मान निकालना है, फलन का निम्नतम मान निकालना है, तो उस बिंदु को आपको फंक्शन एक्स में रखना पड़ेगा, मान तब मिलेगा। नेक्स्ट द्वितीय मेथड क्या है कि अगर आपके पास सिंगल पॉइंट मिलता है, स्टार्टिंग का प्रोसीजर सेम है, आपको फंक्शन दिया होगा, एक बार आप क्लच करोगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे, आपको एक्स का सिंगल मान मिला, सिंगल पॉइंट, तो आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स का दोबारा से क्लच करना है। दोबारा से क्लच करोगे, उसके जगह पर एक्स का मान रखोगे, तो एफ डबल डैश एक्स का जो मान आपको मिला, सपोज करो ए मिला, और हल करने पे पॉजिटिव आ रहा है एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव दे रहा है, तो फलन आपका निम्नतम होगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उच्चतम होगा। मान निकालना है, आपको यहाँ रखना पड़ेगा उच्चतम मान या फिर निम्नतम मान। ठीक है, ये आपका छठे चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन, पहली बुक खत्म, डन। इंटीग्रेशन 2 टाइप की होती है बेटा। इंटीग्रेशन का सिंबल ये हुआ है ना, एक निश्चित समाकलन होता है जिसमें लिमिट होती है, एक अनिश्चित समाकलन होता है जिसमें लिमिट नहीं होती। जिसमें लिमिट नहीं होती है उसका जब आप हल करोगे तो प्लस सी लगाना पड़ता है, जहाँ सी आपका समाकलन नियतांक है, ये आप मेंशन करोगे। और ये है जैसे इसको हल किया तो एफ एक्स आया सपोज करो, तो लिमिट ऐसे भी है, तो एक्स के जगह एक बार अपर लिमिट आता है, माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन को अंग्रेजी में एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। और यहाँ मैंने एनसीईआरटी से आपके फॉर्मूले चिपकाए हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर n + 1 बट्टे n + 1, डी एक्स का x आ जाता है, कॉश एक्स का साइन एक्स का माइनस कॉश एक्स। ठीक है, शेक स्क्वायर एक्स का tan x, कॉशेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स, शेक एक्स का शेक एक्स tan x का शेक एक्स, कॉशेक एक्स कॉट एक्स का माइनस का कॉशेक एक्स। और इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, जो अवकलज का होता है ना। अगर अवकलज के फॉर्मूला याद है
ऑटोमेटिकली आपको समाकलन के भी कुछ कुछ याद हो जाएंगे। ये किसका होता है? कॉस, ठीक है ना, माइनस का होता था, माइनस कब होता कॉस में। देखो ये माइनस की पद में लिखोगे तो कॉस इनवर्स लिखना है, अगर पॉजिटिव में लिखना है तो साइन इनवर्स। 1/1 + x² किसका होता है? tan इनवर्स एक्स का। अगर माइनस में लिखना है तो कॉट इनवर्स एक्स, इसका सेक इनवर्स, माइनस में लिखना है कॉशेक इनवर्स। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स बट्टे में लॉग है। याद कर लीजिए, इसके बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं। कुछ और फॉर्मूले हैं, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, पॉजिटिव में लिखोगे तो, माइनस में लिखोगे तो cos लिख देना। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, sec x का होता है log sec x प्लस tan x, cosec का होता है log cosec x माइनस cot x। कुछ और फलन है जैसे कि dx बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ध्यान से रखना। तो ये होता है 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब यही सूत्र है, ए स्क्वायर पहले आ गया है, एक्स स्क्वायर बाद में। तो जब कांस्टेंट वाला टर्म पहले आता है तो a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a माइनस एक्स नीचे आएगा। दोनों लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। अगर प्लस में आ जाते हैं तो 1/tan इनवर्स एक्स अपॉन इसका बहुत इस्तेमाल होता है। यही फॉर्मूला है, यहाँ अंडर रूट लग गया है तो क्या आएगा? सिर्फ log x और यहाँ पे जो लिखा वही आ जाएगा प्लस सी। यही फॉर्मूला है, यहाँ अंडर रूट लग गया है तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, ठीक है। यही चीज़ है, यहाँ पर अंडर रूट लग गया है तो log प्लस में आ जाएगा, बस ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। लिख लिख के याद करो, पर्चा बना लो, ठीक है, पॉकेट नोट्स तो ज़्यादा बेहतर होगा। बड़े बड़े चार्ट बनाने से मेरे लिए जो मैं समझता हूँ पॉकेट नोट्स बनाओ, हमेशा चलते फिरते पढ़ते रहो, क्योंकि चार्ट बनाओगे वो घर पे ही रह जाएगा। तुम इधर उधर कहीं जाओगे हमेशा पॉकेट में रहेगा। मार्केट जा रहे हो, सब्जी लाने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, कूदने जा रहे हो, है पॉटी करने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, थोड़ा सा पॉकेट में रहेगा, पढ़ लिया तो बचेगा। बड़े बड़े चार्ट बनाओगे वो दीवार पे ही चिपके रह जाएंगे, ठीक है। अगला है, कुछ नोट हैं, देखो बेटा, अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी होती है, अगर कोई फंक्शन p बट्टे q के रूप में आ गया समाकलन में, या फिर अंश और हर की घात दोनों बराबर आएगी, दोनों स्थिति में आपको भाग देना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अंश की वजह से वो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है आपका, तो अंश को फिर तोड़ना पड़ता है। कैसे? अंश को तोड़ते हैं, a dy/dx, हर का अवकलज करना होता है, प्लस b, तोड़ने से काम बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट चीज़ है बच्चों आंशिक भिन्न। जैसे देखो बेटा, सिंपल से चीज़ है, ऊपर क्या है भूल जाओ अभी फिलहाल। नीचे देखो, तो अगर दो गुणनखंड है रैखिक तो a के बट्टे में उतना प्लस b के बट्टे में उतना, यहाँ सेम पावर पे दो है तो एक बार नॉर्मल वाला आएगा x माइनस ए प्लस b करके पावर वाला आएगा। तीन अलग अलग गुणनखंड है तो देखो a के बट्टे में उतना, b के बट्टे में उतना, c के बट्टे में उतना। देखो यहाँ पे भी रैखिक गुणनखंड है, एक सिंपल है और एक पावर पे 2 वाला है, ठीक है ना, होल स्क्वायर वाला। तो देखो पहले मैंने क्या लिया, a के बट्टे में x माइनस है, b के बट्टे में पूरा ले लूँगा और c के बट्टे में ये ले लूँगा। यहाँ पे देखो एक रैखिक समीकरण है, दूसरा द्विघात समीकरण है, इसका तोड़ नहीं सकता मैं इस तरीके से। तो जो सिंपल है वो तो a के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ घात 2 है तो यहाँ ऐसे लिख जाएगा bx प्लस c, ये इंपॉर्टेंट है, bx प्लस c बट्टे में पूरा ये आ जाएगा, ठीक है, आराम से। और जब क्वेश्चन करोगे ना तब आता है, ऐसे नहीं आता बेटा समझ में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले के साथ तो ही फायदा है। नेक्स्ट मैंने बोला था समाकलन जब हम करते हैं, अगर दो फलन है आपके पास तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? आइलेट रूल लगता है। आई का मतलब या तो इंटीजर 1 2 3 या फिर इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। एल का मतलब लॉगरिथम वाले, ए का मतलब एलजेब्रिक, ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर ऐसे। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी आएंगे, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल वाले, ई की पावर एक्स वाले। ऐसे वरीयता देनी है आपको लाइन से, ठीक है, उस आधार पे फर्स्ट सेकंड मानते हैं। तो अगर आपके पास दो फलन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, सूत्र क्या होता है? पहला बाहर रखो, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाकर, पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर इसको हल करने पे जो भी आएगा उसका पूरे का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट, अगर आपको एक प्रमेय मिलेगा, देखो
ये इंटीग्रेशन है, ये की पावर एक्स, जब जिसमें की पावर एक्स है ना उसी में ही लगता है, सिर्फ गुणे में होगा, और अंदर फलन है और उस फलन का ही अवकलज है, ये एफ एक्स है प्लस उसका ये अवकलज पूरा मौजूद है। तो उस समाकलन का हल क्या होता है, ये जो एक की पावर एक्स है वो यहाँ रहेगा और ये एफ एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 2 नंबर का एक इंटीग्रेशन ऐसे आ सकता है। कुछ और विशेष फलन है, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ये। इसको याद कर लीजिए, यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गए हैं, तो बस जो नेगेटिव था ये यहाँ पॉजिटिव हो गए, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर पहले आ गया है, तो क्या होगा, जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर है, बस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ए आ गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला आता है योगफल की सीमा द्वारा, कि बोल देगा, सिंपल सा इंडिकेशन है, बोल देगा कि योगफल की सीमा द्वारा करो, तो उसी से ही करना पड़ेगा। जैसे कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच लेना पड़ता है, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एन माइनस 1, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। तो एन एच बराबर क्या होता है, बी माइनस ए, एन एच का भी प्रयोग करना होता है कैलकुलेशन में। कुछ सूत्र आपको ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एन की, एन पदों का योगफल एन एन प्लस 1/2, कक्षा 11 में पढ़ा है। एन स्क्वायर का होता है एन एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, और एन क्यूब का होता है एन एन प्लस 1/2 टोटल का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका प्रॉपर्टी 4 का, P4 प्रॉपर्टी, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। इसका भी होता है, देखो मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी में अगर हम फंक्शन को चेंज, जैसे एक्स डी एक्स को टी डी टी भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लिमिट चेंज करो a टू b का b टू a करोगे तो माइनस लग जाता है सामने। ठीक है, अगर ऊपर नीचे लिमिट्स दोनों के दोनों सेम होते हैं तो उसके इंटीग्रेशन का आंसर 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ये a प्लस बी एफ एक्स है ना, तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, जैसे मॉडुलस वाले फंक्शन आते हैं, यहाँ मॉडल लगा होता है, तो आप लिमिट को तोड़ के लिखते हो। तो वो चीज़ है, जैसे ए से बी है, एक नया सी ले लिया, सी पे ख़त्म, सी से शुरू, फंक्शन वही है। ठीक है, नेक्स्ट है P3 a प्लस बी है, तो मैं a प्लस बी को जोड़कर x को उसमें से घटा सकता हूँ, किसी भी ज़रूरत पड़ी तो। अगर 0 से a जाता है तो फंक्शन a माइनस एक्स लिख सकता हूँ x की जगह पर। ठीक है, 0 से 2 है, 0 से a एफ एक्स, 0 से एफ 2a माइनस, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 से 2 है फंक्शन x, तो 2 सामने जब आ जाएगा तब ये जो 2 है तब सामने कब आता है, जब f2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है। और अगर f2a माइनस एफ एक्स के बराबर होता है तो उस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, 0 होता है। लिमिट माइनस a से a जा रही है तो यहाँ पे दुगुना लगता है, और 0 से a एफ एक्स तब जाता है जब वो फलन सम फलन हो, जैसे कि cos x, x के जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो फिर से cos x ही आना है। और अगर माइनस ए से a जा रहा है, फंक्शन x का मान 0 तब आएगा अगर वो विषम फलन हो, जैसा कि साइन x। ठीक है, x की जगह जैसे ही माइनस एक्स रखोगे तो माइनस के साइन x हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इन सातों को समझा करने के लिए मस्त एग्जाम्पल लेके समझा रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत आसान होता है, बस आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता हो और फिगर का अच्छा नॉलेज हो, मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको सपोज करो क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो क्षेत्रफल का बेसिक नियम क्या है, अगर आप लिमिट x में ले रहे हो तो सूत्र लगेगा y dx का, और अगर आप लिमिट y में ले रहे हो तो सूत्र लगेगा x dy। बस 2 ही सूत्र हैं। कुछ फिगर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि ये परवलय है, अगर नेगेटिव x है तो इधर जाएगा, पॉजिटिव x है तो इधर से जाएगा, और 4ay है, पॉजिटिव ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो इधर आएगा। ये दीर्घवृत्त का होता है। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण होता है, ये केंद्र है h के, ये त्रिज्या है r, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, अवकल समीकरण। कोटि पूछेगा आपसे, डिग्री पूछेगा आपसे। ठीक है, कोटि क्या होती है, अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है,
और डिग्री क्या होती है, उसकी घात देखते हैं। क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। प्रथम कोटि को हल करने का तरीका है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक्स वाले को एक तरफ रखो, वाई वाले को एक तरफ रखो, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, हल करो। समघाती अवकल समीकरण दो टाइप के होते हैं। समघाती एक्स, जिसमें एक्स फंक्शन की घात हर एक की सेम होती है, दो है तो दो सब में दो है, तीन है तो सब में तीन है, अगर एक है तो सब में एक है, ठीक है ना। तो समघाती होता है। अगर समघाती डी वाई बटा डी एक्स के रूप में आ रहा है तो वाई के स्थान पर वी एक्स रखते हैं और अवकलज करते हैं, डी वाई बटा डी एक्स की जगह पर वी प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स रखते हैं। रखने के बाद एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ करते हैं, मतलब वी को एक तरफ एक्स को एक तरफ करते हैं, और उसके बाद समाकलन करते हैं और लास्ट में वी बराबर वाई अपॉन एक्स रख देते हैं, हल कर देते हैं। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई में आता है तो एक्स की जगह पर वी वाई रखते हैं और डी एक्स बटा डी वाई फिर क्या हो जाता है, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मान के अवकलज करोगे तो वी प्लस वाई डी वी बटा डी वाई आ जाता है। फिर वही काम, वाई को एक तरफ डी वी को एक तरफ समाकलन करोगे, आंसर मिल जाएगा और लास्ट में वी की जगह क्या रख दोगे, एक्स बट्टे वाई। रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण हर साल आता है। रैखिक अवकल समीकरण इस रूप का होता है, डी वाई बटा डी एक्स ये प्लस पी वाई बस कस्ट होगी। यहाँ पे ये जो पी और क्यू फंक्शन होते हैं ना, एक्स के फलन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। तो हमें पहले क्या निकालना होता है, इंडिकेटिंग फैक्टर आई एफ, जिसका सूत्र होता है ए की पावर पी डी एक्स, और इसका हल क्या होता है, वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुणा इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और इसमें एक सूत्र की जरूरत आपको और पड़ेगी, ए की पावर लॉग एक्स जो होता है सिर्फ एक्स के बराबर होता है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बार बार यूज़ होगा। अगर इस रूप में आता है, ठीक है, अगर इस रूप में आता है जैसे कि ये भी रैखिक समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण डी एक्स बट्टा डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर पी और क्यू जो होते हैं फंक्शन होते हैं वाई के, किसके फंक्शन होते हैं, वाई के फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये फंक्शन होते हैं वाई के या फिर कांस्टेंट होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स गुणा इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर किस तरफ, एक्स गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। एक्स क्यों लिख दिया, यहाँ क्यू आएगा, यहाँ क्यू आएगा, क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, ठीक है। ये प्रश्नावली आपको 9.5 या 6 में मिल जाएगी। अब आता है चैप्टर 10 सदिश। सदिश क्या होता है, जिसका दिशा और परिमाण दोनों पता हो। दिशा एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन होता है, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, जेड के लिए क्या होता है। जनरली एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये एक सदिश है। अगर इसका परिमाण निकालना है मॉडुलस से दर्शाते हैं, अंडर रूट करोगे, आई का गुणज A1 स्क्वायर कर दोगे प्लस जे का A2 का स्क्वायर, ये A3 इसका स्क्वायर, ठीक है। सदिश के प्रकार, शून्य सदिश सारे शून्य होते हैं, आई जे के कोफिशिएंट। अगर कोई सदिश है उसका मात्रक सदिश निकालना है, तो जैसे ये A है, इसका मुझे मात्रक सदिश निकालना है, तो क्या होगा, मॉडुलस सॉरी जो भी वेक्टर है उसका मापांक निकालोगे, परिमाण निकालोगे, बट्टे में डाल दो, हो गया। संग्रह दिखाना है, दो सदिश हैं, अगर किसी एक सदिश को उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा दे रहे हो, सपोज करो हमारे पास ए है आई प्लस जे और बी है हमारे पास 2i प्लस 2j, तो 2 यहाँ से उपनिष्ठ आ गया है ना, b को मैं लिख दे रहा हूँ 2a के रूप में, क्योंकि ये a है तो b बराबर 2a हो गया, तो एक्चुअली b बराबर लैम्डा की फॉर्म में आ गया। तो ये जो a सदिश और b सदिश है वो आपस में संग्रह होंगे, ठीक है। समान सदिश क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक सदिश ये हुआ और एक है 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो x 2 के बराबर होगा, y 3 के बराबर होगा और z 5 के बराबर होगा, तुलना कर देंगे। सदिश में a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है और उसमें साचारिक नियम भी लगता है। आपके पास दो सदिश हैं, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, आपको P1 P2 निकालना है, P1 P2 वेक्टर, तो ये क्या होगा, OP2 माइनस OP1। इसको हम अगर OP वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं तो ये बिंदु वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है, जैसे OP है ना, x2i प्लस y2j प्लस z2k, और OP1 क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1 प्लस z1k, घटा देंगे तो ये आ जाएगा। खंड सूत्र आपको मिल जाएगा, खंड सा सूत्र,
अंता विभाजन, जैसे ये हमारे पास एक रेखा है पी क्यू, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये पी, ये ए वेक्टर है, और यहाँ मुझे एक बिंदु लेना है, तो ये आर वेक्टर हो गया। तो मुझे अगर ये आर वेक्टर निकालना है, इसने इसको एम अनुपात एन में व्यक्त किया, तो सूत्र क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एन ए बट्टे में एम प्लस एन, अंता विभाजन के लिए। और बाह्य विभाजन करेगा, जैसे हमारे पास ये पी क्यू रेखा है, ठीक है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हमने वेक्टर आर यहाँ बाहर ले रहे हैं बाह्य विभाजन करने, तो हम बोल देंगे यहाँ से एम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एन है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो सूत्र लग जाएगा एम बी माइनस एन ए बट्टे में एम माइनस एन। बाह्य विभाजन के लिए बस माइनस लग जाता है। कोई वेक्टर है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है, जैसे ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप निकालना है, तो ए डॉट बी जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसका मॉडुलस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये एल एम एन आपके दिक् कोसाइन होते हैं, ठीक है। अगर आपको डी सी दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है, अगर आपको अभी क्वेश्चन भी आगे लिया है 11वें चैप्टर में, यदि ए बी सी आपके क्या है, ये आपके अगर डी आर है, डी आर का मतलब डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात, ठीक है, दिक् अनुपात है, तो दिक् कोसाइन क्या हो जाता है, दिक् कोसाइन को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, एल एम एन, ये होता है ए के बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी के बट्टे में, और एन होता है सी के बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। कुछ नियम है, जैसे कि पता ही होगा आपको, देखो अगर ए डॉट बी अगर ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है कि वो आपस में लंबवत है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर ए डॉट बी ज़ीरो है इसका मतलब ए और बी परस्पर आपस में लंबवत है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी कुछ कंडीशन है, जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान 1 होता है, और आई के अलावा किसी के साथ भी सेम टू सेम नहीं रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। और अगर आपके पास दो सदिश है उनके बीच का कोण निकालना है, तो सूत्र क्या होता है आपके पास, उस स्थिति में सूत्र आपका ये होता है कॉस थीटा बराबर ये सूत्र ए डॉट बी मॉडुलस ए बट्टे मॉडुलस बी, और ये क्रम विनिमय होते हैं, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, क्रॉस की अगर बात करें, क्रॉस निकालना आपको आता ही होगा, है ना, ए क्रॉस बी अगर निकालना है, जैसे कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं ए क्रॉस बी, तो यहाँ आप आई जे के जो भी कोफिशिएंट दे रखा होता है करते हो, फिर हल करते हो ना, ए क्रॉस बी सिखा रखे हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर सेम टू सेम रहेगा ना तो 0 होता है, और इसमें सिमिट्री चलती है, जैसे आई देखो ये आई है और ये जे है, आई क्रॉस जे आपको के देगा, ठीक है, के क्रॉस आई आपको जे देगा, आई देगा, और के क्रॉस आई आपको क्या देगा, जे, उल्टा चलेगा तो माइनस में लग जाएगा, और इनके बीच का कोण क्या होता है, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी बट्टे में मॉडुलस है मॉडुलस बी, ये सूत्र है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्षैतिज गुणनफल भी ले सकते हो, जैसे ये चीज़ इसकी बराबर होती है, ये चीज़ इसके बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज, अगर आपके दो समांतर चतुर्भुज रहेगा, संलग्न, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ये मैंने उदाहरण के तौर पे भी ले लिया है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलेगा, आपको ए दे रखा है बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी निकालोगे और फिर उसका क्या निकाल लोगे, परिमाण, तो आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। रेखा के दिक् कोसाइन में संबंध क्या होता है, रेखा का दिक् कोसाइन एल एम एन होता है ना, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को जोड़ोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास दो बिंदु हैं, दो बिंदु से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, देखो बेटा, अगर आपके पास दो बिंदु है, सपोज करो x1 y1 z1 और दूसरा है x2 y2 z2, ठीक है, तो आपका जो a होगा, पहले हम निकालें डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात, ये सूत्र होता है x2 माइनस x1, b का सूत्र होता है y2 माइनस y1, और c का सूत्र होता है z2 माइनस का z1। आपको ए बी सी मिल गया, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एल एम एन निकालना सिखाया है,
ये देखो अभी थोड़ी देर पहले ही तो सिखाया था फॉर्मूला में, इस सूत्र में रख दोगे आपको क्या मिल जाएगा, दिक कोसाइन मिल जाएंगे दिक अनुपात से, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन में लिखा भी रखा है, कर भी रखा है इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कह रहे दिए गए बिंदु, एक बिंदु दिया हुआ है से जाने वाली दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो आर बराबर होता है ए प्लस लैम्डा बी, ए भी दिया होगा बी भी दिया होगा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म होता है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, देखो बच्चों आपको एक बिंदु दे रखा होगा x1 y1 z1, ठीक है, और आपको एक क्या दे रखा होगा, समीकरण, ठीक है। तो वहां से क्या मिलेगा, x माइनस x1, ठीक है, i का गुणज a, y माइनस y1 b, z माइनस z1 c, इसे कहते हैं रेखा का कार्तीय समीकरण। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, सवाल करोगे ज़्यादा पता चलेगा। मैं एक आपको एक टिप्स दे रहा हूँ बेटा, हर टॉपिक लिखो और उस टॉपिक का फॉर्मूला लिखने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर उसके सामने कर दो, तो आपका वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। किसी किसी को बुरा लगता है कि मेरे मुंह से ना बेटा निकल जाता है, आदत हो चुकी पढ़ाते पढ़ाते, शक्ल से भले ही मैं छोटा लगता हूँ, लेकिन मुझे आज इस टाइम पे 2023 में पढ़ाते हुए मुझे 14 साल हो गए हैं, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। एज कम है लेकिन पढ़ा बहुत टाइम से रहा हूँ मैं। अगला टॉपिक है दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु दे रखे हैं आपको, उससे जाने वाली, एक बिंदु ये है दूसरी बिंदु ये है, ठीक है। तो ये आपका होता है सदिश समीकरण, ये वाला फॉर्मूला, और कार्तीय समीकरण ये होता है, ठीक। इस फॉर्मूले पर रख देंगे। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखा होगी, तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालोगे तो cos थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसे आप लिख लीजिए। cos की मदद से आप साइन का भी निकाल सकते हो अगर आप बोलेगा तो। दो रेखाएं लंबवत कब होती हैं, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है। समांतर कब होती है, जब उनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ये एक रेखा है ये दूसरी रेखा है, तो ये a1 है ये b1 ये a2 ये b2, तुलना करोगे उनके बीच का कोण ये होगा, ये, ठीक। अगर कार्तीय रूप में दे रखा है दो समीकरण, ये कार्तीय रूप में दे रखा है, तो उनके बीच का अगर आपको कोण निकालना है तो ये सूत्र लगेगा। अब स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे कनेक्ट करने के लिए ना एनसीईआरटी से उठाए, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है समझने के लिए। मैं अलग से बोलूँगा कि भाई मैंने किया है, देखो मैं ही बलवान हूँ, मेरे को ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। सब कुछ एनसीईआरटी में है मस्त तरीके से, बस आपके आंखों के सामने लिख दिया है। हम आलसी बहुत है ना, हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ये चीज़ गलत रहा है। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, एक ये है ये है, विषमतलीय है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सूत्र ये है, जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म वेक्टर फॉर्म में है ये आपका सदिश रूप में, तो ये सूत्र होता है। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये सूत्र है, ठीक है। ये आपका a1 ये b1 ये a2 ये b2, इसको हल करोगे इनके बीच की दूरी आ जाएगी। अगर कार्तीय रूप में ये पहला समीकरण है ये दूसरा समीकरण है, तो इस सूत्र में रखना पड़ेगा न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, और हर साल आता है न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, हर साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, एक रेखा ये है एक रेखा ये समांतर है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में है सदिश रूप में है, ठीक है, अगर सदिश रूप में है तो ये सूत्र लगाना है, ठीक है। अगर कार्तीय रूप में, ये तो हो गया ना, कार्तीय रूप में है, अच्छा अब ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे समतल की, अभी तक नॉर्मल बात करें। समतल का जो समीकरण होता है ना, सदिश समीकरण r डॉट n बराबर d होता है, एक नंबर में आता है, और कार्तीय समीकरण होता है lx प्लस my प्लस nz बराबर d, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। एक सदिश दिया होगा और एक बिंदु दे रखा होगा, उसके अनुरूप जो समीकरण जा रहा है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा और सदिश समीकरण क्या होगा। सदिश समीकरण ये होता है, ये सदिश समीकरण होगा,
और कार्तीय समीकरण आपका ये होगा। ठीक, लिख लीजिएगा। और आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट में ले लेना। पढ़ा तो मैंने रखा है सब कुछ, बट इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चन भी दे दिया है, एनसीईआरटी का चिपका रखा है साथ में। चाहता तो सिर्फ फॉर्मूला रखता, लेकिन नहीं, थोड़ा कनेक्ट करोगे इसलिए मैंने उदाहरण भी लगा दिया। आप आराम से पॉज करके समझ सकते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, 3 असंरेखीय बिंदु हैं आपके, 3 असंरेखीय, संरेखीय नहीं है, उनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो पहले सदिश समीकरण ये होता है, बिंदु से समीकरण बनाना, बिंदु से सदिश समीकरण बनाना तो आता ही होगा, है ना, वेक्टर बनाना आता ही होगा। ये हो गया सदिश समीकरण। और अगर कार्तीय की बात करूँ तो ये कार्तीय समीकरण है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ये कार्तीय समीकरण है ये। ओके, नेक्स्ट है बेटा अंताखंड रूप। समतल का अंताखंड रूप ये होता है x प्लस अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ठीक है, सिंपल सा अंताखंड है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बड़े नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है आपकी बुक में, तो मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन ही ले लेते हैं, बच्चे देखें ज़रूर क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला टॉपिक है 2 रेखाओं का सहतली होना। 2 रेखाएं सहतली कब होंगी? जब a2 माइनस a1 डॉट b2 b1 क्रॉस b2 का मान 0 हो, तब वो सहतली होती हैं। कार्टेशियन फॉर्म में इसको जब हल करोगे और वो 0 दे दे तब सहतली होती हैं। उदाहरण भी दे रखा है मैंने आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 समतलों के बीच का कोण, अगर 2 समतल हैं वेक्टर फॉर्म में, एक समतल ये है दूसरा समतल ये है, तो उनके बीच का कोण ये होगा। ठीक है, कार्तीय रूप में ये एक समतल है ये दूसरा समतल है, तो उनके बीच का कोण इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बीच की दूरी, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण कैसे निकालते? एक रेखा है और एक समतल है, ठीक है, ये समतल है और ये रेखा है, ठीक है, इनके बीच का कोण कैसे निकाल लोगे? ये सूत्र होता है, ये सूत्र है किसमें? ये सूत्र है आपका, देखो बेटा ये सूत्र है साइन थीटा में, इसे रखो, ये सूत्र साइन थीटा बराबर होता है, और ये उसका एग्जाम्पल है, ये एक रेखा है और ये एक समतल है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं 12वें चैप्टर में, तो कुछ है ही नहीं यार, 12वें चैप्टर में ग्राफ है और कुछ है ही नहीं, तो उसको स्किप करो। इसमें आता है प्रायिकता, भी मैंने पढ़ा रखी है, सप्रतिबंध प्रायिकता। जब प्रायिकता निकालते हैं तो एक चीज़ किसी दूसरे पर डिपेंड करती है, तो जैसे कि पी ई अपॉन एफ निकालना है तो पी ई इंटरसेक्शन है बट्टे पी एफ होता है। पी का मतलब प्रायिकता, जिसमें बट्टे वाला जो पी एफ है वो कभी 0 नहीं हो सकता। स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं? अगर आपके पास 2 घटनाएं पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल रहे हो और वो आ जाता है पी ई इंटू पी एफ के, तो वो क्या होता है बच्चों? स्वतंत्र घटनाएँ होती हैं। ठीक है, बेस पर मैं समझने के लिए क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्नावली 13.3 में आपको बेस पर मेरे पर क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैंने पूरा पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट के मैं लिंक्स में डालूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अब आपको माध्य निकालने के लिए एक्स ई एक्स, ये क्या होता है? एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ठीक है, क्वेश्चन करके समझ में आता है, मैं तो सूत्र बता रहा हूँ। फिर अब प्रसरण का क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्रसरण को इससे दर्शा दें, और इसका जब आप क्या करोगे, अंडर रूट निकाल लोगे, जो भी आपका प्रसरण आया उसका वर्गमूल निकालते हैं ना, तो वो आपका क्या आ जाता है? मानक विचलन। बस उसके बाद नेक्स्ट प्रायिकता बंटन निकालने के लिए ये सूत्र याद रखिए, पी एक्स बराबर एन सी एक्स क्यू एन की पावर में एक्स बट्टे में पी एक्स। ठीक है, क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी। अगर ये एक्स है ये पी एक्स है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सूत्र ऑलमोस्ट, एक आध आई थिंक छूट सकते हैं, एक आध अगर छूट गए हैं मुझसे तो मुझे बता देना, मैं कमेंट में वो मेंशन करके लिख दूंगा। तो प्लीज़ इसे आप नोट बना लीजिए। ठीक है, सूत्र याद तभी होंगे जब इस पर आप क्वेश्चंस करोगे। खाली सूत्र याद करके क्या करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सूत्र ऑटोमेटिकली आपके मन में छपते रहते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, सारे सूत्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे।
वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को शेयर हर जगह करना है।